28 फरवरी 2026। दुनिया सो रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक ऐसी रात आई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अरेबियन सी की काली लहरों के बीच दो विशाल तैरते शहर यूएसएस एब्राहम लिंकन और यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड खामोशी से अपनी पोजीशन ले चुके थे। वॉशिंगटन के वॉर रूम में एक जनरल ने माइक्रोफोन उठाया। उनकी आवाज़ इनक्रिप्ट होकर सीधे मेडिटेरेनियन सी में पहुंची। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो चुका है। यह कोई आम सैन्य हमला नहीं था, यह था इस सदी का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक सैन्य ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में दुनिया वर्षों से अनुमान लगा रही थी, जिसके बारे में विशेषज्ञ कहते थे होगा या नहीं होगा। आज वो पल आ गया था। 28 फरवरी की सुबह तेहरान में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थे। बाजार खुल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और फिर सुबह 8:10 लोकल तेहरान टाइम आसमान में पहली मिसाइल दिखी। इसके कुछ ही मिनटों बाद इजरायली फोर्सेस ने अटैक शुरू किया और उसके तुरंत बाद अमेरिका के बेसिस और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी हमले शुरू हो गए। तेहरान, इस्फहान, तबरीज तीनों शहरों में एक साथ एक्सप्लोजन्स सुनाई दिए। यह था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, पेंटागन द्वारा दिया गया नाम। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का, दुनिया के सबसे विवादास्पद देश पर। लेकिन यह एक दिन की कहानी नहीं है, यह कहानी है 47 साल की दुश्मनी की। यह कहानी है तेल, परमाणु बम, प्रॉक्सी वॉर्स और एक ऐसी आइडियोलॉजी की जो बार बार दुनिया को हिलाती रही। इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। साल 1953 अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इंग्लैंड की मदद से ईरान में एक तख्ता पलट करा दिया। ईरान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर मोहम्मद रेजा शाह पहलेवी को फुल पावर दे दी गई। शाह पहलेवी स्विट्जरलैंड में पढ़े थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दीवाने थे। ईरान में नाइट क्लब खुले, यूरोपीय कपड़े आए, सिनेमा और संगीत की धूम मची। बाहर से देखने पर यह मॉडर्निज्म था, लेकिन ईरान की जनता के लिए यह एक अपमान था। लोग कहने लगे, अमेरिका और इंग्लैंड ने हमारे ऊपर अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठाई है। और इसी गुस्से की आग में एक नाम उभरा, एक ऐसा नाम जो आने वाले दशकों तक मिडिल ईस्ट की राजनीति को डिफाइन करेगा, अयातोल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। 1979 दुनिया कंप्यूटर के युग में दाखिल हो रही थी। मॉडर्निज्म सड़कों पर दौड़ने को आमादा था। लेकिन उसी समय ईरान के सीने में एक क्रांति हुई, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। शाह पहलवी को उखाड़ फेंका गया। लाखों लोगों ने तेहरान की सड़कों पर खुमैनी का स्वागत किया, आंखों में उम्मीद लिए। ईरान, जो कल तक वेस्टर्न म्यूजिक और नाइट क्लब्स का देश था, अचानक एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। शारिया लॉ आया। रिलीजियस स्कॉलर्स, जिन्हें उलेमा कहते थे, अब लॉ मेकर्स बन गए और सत्ता का केंद्र बना एक नई पोजीशन, सुप्रीम लीडर। लेकिन इस क्रांति ने एक और चीज की, एक ऐसी दुश्मनी को जन्म दिया जो आज तक नहीं भूली। 4 नवंबर 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद शाह पहलवी ईरान छोड़कर भाग गए। अमेरिका ने उन्हें शरण दे दी। ईरानी स्टूडेंट्स इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से प्रभावित इससे भड़क उठे और उन्होंने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। 53 अमेरिकी नागरिक बंधक बना लिए गए। 444 दिन पूरी दुनिया देखती रही, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक ह्यूमिलिएशन था। कहा जाता है इस घटना की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर अपना इलेक्शन हार गए और यहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी परमानेंट हो गई। वो दुश्मनी जो 47 साल बाद 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के रूप में सामने आई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो गया है। साल 1955 ईरान का मशहूर शहर मशहाद। एक अंधेरे कमरे में 16 साल का एक लड़का बैठा है, मौलवी की पोशाक में, एक हाथ में जलती सिगरेट, दूसरे हाथ में कलम। वो कविता लिख रहा है। पहला शब्द है आमीन। बाहर से शोर आता है, खिड़की से झांकता है। शाह पहलवी के खिलाफ एक जुलूस गुजर रहा है। वो लड़का आधी लिखी कविता और आधी जली सिगरेट छोड़कर
उस जुलूस में शामिल हो जाता है। उस लड़के का नाम था अली खमैनी। अली खामेनेई 11 साल की उम्र में मौलवी बन गए थे। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। देखो वो मौलवी बच्चा। उन लोगों को कहाँ पता था यह बच्चा एक दिन ईरान का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन में खमेनेई खोमेनी के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। क्रांति के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पास रखे टेप रिकॉर्डर में बम था। धमाका हुआ। खमेनी का दायां हाथ काम करना बंद हो गया। एक कान से सुनने की क्षमता चली गई। लेकिन खमेनी जिंदा बच गए और उस हमले के बाद उन्होंने जो कहा वो आज भी याद किया जाता है। अगर मेरा दिमाग और जीभ काम करता रहे तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं है। 1981 से 1989 तक खमेनी ईरान के राष्ट्रपति रहे। फिर 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर खोमेनी का निधन हो गया। सवाल था अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। एक ही नाम था, अयतोल्ला अली खमेनी। 36 साल से ज्यादा हो गए। पूरी दुनिया बदल चुकी है, लेकिन खमेनी आज भी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, या थे। 28 फरवरी 2026 से पहले तक ईरान को एक बात अच्छे से पता थी, अमेरिका और इजराइल से डायरेक्टली लड़ना संभव नहीं। तो उन्होंने एक अलग स्ट्रैटेजी चुनी, प्रॉक्सी वॉर। जैसे चेस में आप डायरेक्टली किंग पर हमला नहीं करते, बल्कि अपने मोहरों को पोजीशन करते हैं। ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में अपने मोहरे बिछा दिए। यह था ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक स्ट्रैटेजिक नेटवर्क जो ईरान को डायरेक्टली इन्वॉल्व किए बिना अमेरिका और इजराइल को हर तरफ से प्रेशर में रखता था। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का मास्टरमाइंड था ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC, जिसकी एक स्पेशल फोर्स थी, कुड्स फोर्स, जिसका एकमात्र काम था इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को वेपन्स, मनी और ट्रेनिंग देना। सालों तक ये गेम चलता रहा। अमेरिका और इजराइल हमेशा कहते हम जानते हैं इसके पीछे ईरान का हाथ है, और ईरान हमेशा कहता हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। यह वो स्पार्क था जिसने पूरे मिडल ईस्ट को आग में झोंक दिया। इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। हमास लीडरशिप को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया गया। गाजा में जो थे गए, ईरान से जो ऑपरेट कर रहे थे गए, कतार से जो ऑपरेट कर रहे थे गए। फिर बारी आई हिजबुल्लाह की। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हिजबुल्लाह के सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया। पेजर अटैक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, एक एक करके ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क कमजोर होता गया। फिर दिसंबर 2024 में सीरिया में बशार अल असाद की गवर्नमेंट गिर गई। ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज टूट गया। वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान ने सालों में बनाया था, एक एक करके डिसमेंटल्ड होता जा रहा था। जून 2025 इजराइल ने ईरान पर एक मेजर मिलिट्री स्ट्राइक की। इसे 12 डे वॉर कहा गया। इजराइल का प्राइमरी टारगेट था ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, और उन्होंने वो किया जो असंभव माना जाता था। ईरान के S-300, S-400 बैटरीज, रशियन मेड वर्ल्ड्स बेस्ट, को सीवियरली डैमेज किया। उसी समय अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मैसिव बंकर बस्टर बॉम्ब्स। ट्रंप ने डिक्लेयर किया मिशन अकॉम्प्लिश्ड, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त। लेकिन क्लासिफाइड असेसमेंट से पता चला ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, सिर्फ सेटबैक आई थी, और ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम पहले ही सेफ लोकेशंस पर शिफ्ट कर दिया था। यह तो बस प्रोलॉग था, असली चैप्टर अभी लिखा जाना था। जनवरी 2026 ईरान के अंदर एक और रेवोल्यूशन की आग सुलग रही थी। खामेनी की गवर्नमेंट के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट्स। कोई कहता था 4000 मारे गए, कोई कहता था 7000। ट्रंप ने प्रोटेस्टर्स को डायरेक्टली मैसेज किया, मैं तुम्हारे लिए मदद भेज रहा हूं, पीछे मत हटना, इस रिजीम को नीचे गिरा कर रखना। उसी समय मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप शुरू हो गया। USS एब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ की तरफ, USS जेरल्ड R. फोर्ड मेडिटरेनियन की तरफ, F-15, F-22, F-35 जेट्स जॉर्डन, UAE, सऊदी अरेबिया के बेसिस पर।
बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स पूरी तरह कॉम्बैट रेडी, लेकिन पब्लिकली नेगोशिएशंस चल रही थीं। जिनीवा में 3 राउंड्स ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स हुए। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर मीडिएटर बनकर वॉशिंगटन में बोल रहे थे, बहुत क्लोज हैं हम, एक डील होने वाली है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में भी टॉक्स चल रही थीं और फिर फ्राइडे को ट्रंप ने कहा, आई एम नॉट हैप्पी विद दीज नेगोशिएशंस। उसके कुछ ही घंटों बाद बम गिरने शुरू हो गए। 28 फरवरी 2026 आधी रात अरेबियन सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में वो 2 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स खामोशी से अपनी फाइनल पोजीशन ले चुके थे। कमांडर, यही वो पल है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो चुका है। क्या इजरायली साइड पर कोई हेजिटेशन है? नेगेटिव सर, इजरायली जेट्स हवा में हैं। ऑपरेशन रोर द लायन ग्रीन। यह कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक नहीं था, यह था इस सदी का सबसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री ऑपरेशन। सुनिए कैसे। ईरान कोई खुला मैदान नहीं है, यह एक किला है, पहाड़ों, रेगिस्तान और दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से घिरा। रशिया से मिले S-300, S-400 बैटरीज, खुद का बवार 373 सिस्टम जो किसी भी वक्त हवा में उड़ते किसी भी टारगेट को गिरा सकता था। इसराइल से सेंट्रल ईरान की दूरी 930 से 1240 माइल्स। रास्ते में जॉर्डन, सीरिया, इराक, हॉस्टाइल एयरस्पेस। टेल अवीव के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में एक इजरायली एयरफोर्स कमांडर ने कहा, अगर हम सीधे घुसते हैं हम आसान निशाना बन जाएंगे। हमारे F-35 को वो देर से देखें, लेकिन हमारे रिफ्यूलिंग टैंकर्स को आसमान में आग के गोले में बदल देंगे। अमेरिकन ऑफिसर मुस्कुराया, हम सीधे नहीं घुसेंगे, हम पहले उन्हें अंधा करेंगे। टाइम ऑन टारगेट, मिलिट्री लैंग्वेज में इसे कहते हैं TOT स्ट्राइक। एक सबमरीन अरब सी के नीचे से मिसाइल दाग रही है। एक स्टेल्थ बॉम्बर जॉर्डन के पास से उड़ान भर रहा है। एक डिस्ट्रॉयर पर्शियन गल्फ से क्रूज मिसाइल छोड़ रहा है। इजरायली F-35 जेट्स इराक पार कर रहे हैं। हर हथियार अलग गति, अलग दूरी, लेकिन कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज। अमेरिकन क्रूज मिसाइल्स और इजरायली गाइडेड बॉम्ब्स एक ही सेकंड में कराज, कोम, करमनशाह और इस्फहान पर गिरे। 1 सेकंड की भी देरी नहीं। और साथ ही स्पेस सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स ने ईरान के रेडर सिस्टम्स में झूठा डेटा डाल दिया। ईरान के रेडर ऑपरेटर्स को स्क्रीन पर दिखे सैकड़ों जेट्स, असल में वो थे छोटे डिकॉय ड्रोन्स जो रेडार पर F-15 या F-16 स्क्वाड्रन की तरह दिखते हैं। जैसे ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ऑन होकर उन डिकॉयज पर मिसाइल्स दागी, उन्होंने अपनी लोकेशन खुद जाहिर कर दी। शिकारी अब शिकार बन चुका था। F-35 और F-22 रैप्टर्स जो अब तक इनविजिबल थे, उन्होंने एंटी रेडिएशन मिसाइल्स दाग दी और अगले ही पल ईरान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क बुरी तरह ध्वस्त। यह अटैक 3 वेव्स में था। पहली वेव इलाम, खुजिस्तान और तेहरान के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स और रडार इंस्टॉलेशंस को राख में मिला दिया गया। टोमाहॉक मिसाइल्स ने S-300 और S-400 बैटरीज को उड़ा दिया। आगे आने वाले पायलट्स के लिए एक सेफ कॉरिडोर बन गया। दूसरी वेव UAE और जॉर्डन के बेसिस से F-15E स्ट्राइक ईगल्स हवा को चीरते हुए अंदर घुसे। मोबाइल मिसाइल कन्वॉयज एक्टिव होने से पहले ही धुएं में बदल चुके थे। फॉक्स 3 टारगेट डिस्ट्रॉयड, एक अमेरिकन पायलट ने रेडियो पर कहा। फिर वो जेट्स हवा में ही टैंकर प्लेन्स के पास लौटते, फ्यूल लेते और फिर अटैक करने निकल पड़ते। तीसरी वेव अमेरिका के सिल्वर बुलेट्स B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स। निशाना था डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इस्फहान ईरान के न्यूक्लियर और ड्रोन प्रोग्राम का मुख्य केंद्र। कराज इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस हब। B-2 बॉम्बर्स ने अपने मैसिव बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए। वो अंडरग्राउंड बंकर्स जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाके माना जाता था, हिल गए। आज इतना ही, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगले पार्ट में देखेंगे क्या सच में ईरान आतंकियों को फंड करता है या ये सिर्फ एक ग्लोबल नैरेटिव है। सबूत क्या कहते हैं। मिलते हैं अगले धमाकेदार पार्ट में। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि अगला वीडियो मिस किया तो बहुत कुछ मिस करोगे।